नमस्कार, वार्तालाप में आप सबका स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म सेलेक्टेड सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ मीनिंगफुल डायलॉग करने का एक एफर्ट है। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपनी डीप इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग एक एक्सपीरियंस के बाद पाई है और इनका एक्सपीरियंस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को एल्यूट करता है और इच्छुक लोग इससे वंचित रह जाते हैं। हमारा ये एफ़र्ट है कि हम ये नॉलेज इच्छुक लोगों तक पहुंचा सकें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज इस एपिसोड में हमारे साथ अर्जुन कुमार जी हैं। अर्जुन कुमार जी एक ट्रैवलर हैं टू बिगिन विद, जिनका हेरिटेज में बहुत डीप इंटरेस्ट है और ये न सिर्फ हिंदुस्तान को पर इनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट मध्य प्रदेश के हेरिटेज में। ये ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे जाना मुश्किल है। कुछ साइट्स नोन हैं, कुछ साइट्स अननोन हैं, लेकिन हमने देखा है कि ओवर इयर्स ये ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। अर्जुन जी जो है वो हम आज का डिस्कशन हम इनके साथ पहाड़गढ़ के रॉक शेल्टर में जो चित्र हैं, जो रॉक आर्ट है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये रॉक आर्ट जो है ये बहुत सारी किताबों में, रॉक आर्ट के ऊपर जो किताबें हैं उसमें हमको इसके बारे में बहुत कम मटेरियल मिलता है, बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट के बावजूद भी वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है और मुश्किल था। अब इसके दो कारण थे। वहाँ तक लोग क्यों नहीं जाते थे? इसलिए नहीं क्योंकि वो चित्र बहुत अच्छे नहीं हैं। रॉक पेंटिंग्स आर ऑफ एक्सट्रीमली ब्रिलियंट क्वालिटी, but it has been less visited primarily because of two reasons. One is that the entire area was occupied by the erstwhile dacoits, and hence people did not venture into that area, and also it was heavily forested area. So through Arjun Kumar's eyes, we will look at the landscape, we will understand the site, and this gives me an opportunity to do that, and I welcome Mr. Arjun Kumar to our वार्तालाप। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आप हमको ये अननोन जगह ले चलें और उसके बारे में हमको बताएं। बिल्कुल। स्टार्टिंग फ्रॉम ये पहाड़गढ़ कहाँ है? सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपको हेरिटेज में कैसे इंटरेस्ट आया और रॉक शेल्टर्स में कैसे इंटरेस्ट आया। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये मंच दिया। मैं खुद बाय प्रोफेशन एक ब्रांड स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट हूँ और मुझे इंटरेस्ट हेरिटेज में बचपन से था। शायद ये उसका नतीजा था कि मैं राजस्थान में पला बड़ा, और राजस्थान जैसे आप जानते हैं हर शहर में, हर नगर में एक हिल टॉप फोर्ट होता है। तो बचपन में जब आप उस फोर्ट को देखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भावना जागेगी कि आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और स्पेसिफिकली रॉक आर्ट जब मैंने पहले भीमबेटका देखा और उसके बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि भीमबेटका एक अनब्रोकन 60 किलोमीटर लॉन्ग रॉक आर्ट बेल्ट का एक सदर्न टिप है। ये एक बहुत फैसिनेटिंग थॉट थी क्योंकि इतना लंबा एक पार्ट ऑफ रॉक आर्ट इन सेंट्रल इंडिया वाज वेरी फैसिनेटिंग टू अंडरस्टैंड। एंड वर्ल्ड में नहीं है कहीं ऐसा जी, सच एक्सटेंसिव रॉक आर्ट जी। तो जब मैंने और रिसर्च की तो पता चला कि चंबल वैली के अंदर बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं ऐसे। तो पहाड़गढ़ उनमें से एक साइट थी। जी। तो पहाड़गढ़ जो है वो एक तो लेसर नोन प्लेस है और वहाँ तक कैसे जाया जाता है? आप कुछ मुझे ये बताएं कि आपने देख लिया कि पहाड़गढ़ जाना है, उसके आसपास रॉक शेल्टर्स हैं, आप वहाँ पहुँचे कैसे? और तो आप क्या सीधे निकले और आप वहाँ पहुँच गए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पहले तो मैंने पहाड़गढ़ के बारे में सुना था जी। ये सुना था कि पहाड़गढ़ के अंदर रॉक शेल्टर्स हैं,
मैं 2012 में पहली बार वहाँ गया, ग्वालियर से मैंने गाड़ी ली और अपने 2 मित्रों को लेके वहाँ गया। जी। लेकिन ये जो पहली अटेम्प्ट थी एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थी। उसके कई कारण थे। एक तो मैं पहुँचा 3 बजे दोपहर को। हाँ। वहाँ पहाड़गढ़ तो पहुँच गए, वहाँ राजा साहब थे, रवि सिंह जी हैं, वहाँ एक प्रिंसली स्टेट है। हाँ। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आपने कई गलतियाँ कर दी हैं। हाँ। उसका आभास दिलाया। पहला तो ये कि जो पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं वो पहाड़गढ़ टाउन के अंदर नहीं, पहाड़गढ़ से कुछ दूरी पर हैं। हाँ। जिसके लिए कुछ और डे लाइट आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ी दूरी पे हैं। जी हाँ। विंटर का समय है, 4:30 पौने 5 बजे तक अंधेरा हो जाता था, तो आपको और समय चाहिए। नंबर 2, जिस गाड़ी में आप आए हैं उसका एक ग्राउंड क्लियरेंस एडिक्वेट नहीं है। आपको एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत पहले ही गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। जी जी। तीसरा, एरिया की एक रेपुटेशन है अनसेफ होने की, क्योंकि जी 90s के दशक में और उससे पहले वहाँ पे डेकॉइट्स थे। और जी। एक अभी भी एक माहौल है थोड़ा सा जहाँ देयर इज एन एयर ऑफ समथिंग which is dangerous. ओके। There may not be any dacoits there anymore. Haven't been there for a decade or more. Yeah, But there is an air of something which is dangerous. So you need an armed escort. The aura remains. The aura remains. So the fourth thing he said was that you will need a person to guide you to the exact spot. हाँ हाँ। Because unlike other historical architecture forms, rock art is the hardest to find. जी हाँ जी हाँ। Because typically it is just a few squiggles drawn on some rock in a vast terrain. How will you ever find it? You can keep hunting for it for your whole life. So 2012 की वो अटेम्प्ट एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रही, लेकिन पहाड़गढ़ की याद मेरे मन में रही और मैं 9 साल बाद वापस गया इन गलतियों को सुधारते हुए। जी हाँ जी हाँ। आप ठीक बोल रहे हैं कि रॉक शेल्टर्स तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। और मैं मेरे पहचान के हैं इरविन न्यूमेयर, जिन्होंने एक लाइन्स ऑन स्टोन लिखा है, आप भी उसको रेफ़र करते रहे हैं। तो इरविन का जो मेथड हमने देखा, हम उनको 25 साल से जानते हैं। वो भोपाल से बस कोई भी उस दिशा में, पहाड़ों की दिशा में जाती हुई बस में बैठ जाते थे और वो पहाड़ों के पास वो बस को रोक लेते थे और फिर वो पहाड़ों पर चल के कम्प्लीटली अननोन टेरिटरी में वो उसको ढूंढते थे कि किस शेल्टर में। सब पहाड़ों में आपको रॉक शेल्टर्स तो मिलते ही हैं, और रॉक शेल्टर्स जो हैं वो तो स्काउरिंग से होते हैं। एक पहाड़ होता है, फिर क्लिफ जहाँ पे ड्रॉप होता है, वहाँ पर स्काउरिंग से रॉक शेल्टर्स बनते हैं और सैंडस्टोन में बहुत अच्छे से बनते हैं। तो मेरे ख्याल से 19th सेंचुरी में लोगों ने डिस्कवर करना शुरू किया था, पर एक्सटेंसिव वर्क तो बहुत लेट हुआ है, वाकंकर जी के समय से हुआ है। आप प्लीज़ अपनी जर्नी टू पहाड़गढ़ बताएं और रॉक शेल्टर आपने कैसे ढूंढा, इसके बारे में बताएं। तो दूसरी बार जो सक्सेसफुल सफ़र रहा वो 2021 में था, जी कोविड के बाद। जी। पहले तो सफ़र का पहला लेग था ग्वालियर पहुंचना दिल्ली से। फिर ग्वालियर से 104 किलोमीटर तक का सफ़र पहाड़गढ़ तक, जो पहले मैं तय कर चुका था लेकिन विदाउट सक्सेस। जी जी। 41 किलोमीटर मुरैना टाउन तक। उसके बाद हाईवे से आप बाएं लेते हैं स्टेट हाईवे पे कैलारस तक 46 किलोमीटर। उसके बाद एक और टर्न पहाड़गढ़ तक 17-18 किलोमीटर का रास्ता। जी। वहाँ मुलाकात होती है पहाड़गढ़ के राजा साहब रवि सिंह जी से और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न सिंह जी से, जी। हु आर वेरी काइंड इन देयर गाइडेंस एंड हॉस्पिटैलिटी। जी। उन्होंने अपना एक आदमी मेरे साथ भेजा, 2 आर्म्ड गार्ड्स भी थे। जी। इस बार मैं एक बड़ी गाड़ी लेके गया था वहाँ पे, जिसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस था। जी। और उसके बाद एक 17 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट का सफ़र रहा। जो एक पक्की रोड थी सरफेस, वो पीछे रह गया और एक हम रफ रोड पे आ गए। रफ रोड एक ढलान पे चली गई, थोड़ा फॉरेस्टेड एरिया आ गया था। जी। और एक पॉइंट आया जहाँ वो रफ रोड भी ख़त्म हो गई, बिल्कुल एक रॉकी पैच आ गया जहाँ उस हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी को भी हमें पीछे छोड़ना पड़ा। जी। उसके बाद कोई 2 किलोमीटर तक पैदल गए थे हम लोग। और इस सफ़र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था एक वहाँ के ट्राइबल थे, हाँ, श्रीधर जी, जी। जिससे जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई उस दिन, तो उन्होंने थोड़ा सा बस सूंघा, तब मेरे पास आके मैं भी हो गया क्या सूंघ रहे हैं। जी। तो हैरानी की बात ये थी कि वो चाहते थे कि मैंने कोई परफ्यूम तो नहीं लगाया, कोई सेंट तो नहीं लगाया हुआ था। मैंने कुछ लगाया हुआ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अच्छा, ठीक है जी। तो हम लोग पास में गए। एक पॉइंट पे वो स्लोपिंग रास्ता भी खत्म हो गया और बिल्कुल ढलान वाला रास्ता आ गया। ऐसा रास्ता जहाँ शायद मानसून के टाइम पे बिल्कुल एक छोटा सा वाटरफॉल फ्लो करता है। हाँ, जी हाँ। लेकिन हम लोग जब गए थे तब वो विंटर का सीजन था और ऑब्वियसली पानी नहीं था। ड्राई था। हाँ।
हम लोग गए थे नीचे, एक रिवर आती है कॉल्ड असन रिवर, जो एक चंबल की ट्रिब्यूटरी है, जी हाँ, ऑफशूट ऑफ द चंबल इकोसिस्टम। हाँ बिल्कुल ड्राई थी उस टाइम, आई थिंक इट्स अ सीजनल रिवर, हाँ इट इज कम्प्लीटली ड्राई जी एंड लैंडस्केप बिल्कुल रॉकी, क्लियर स्काईज, रॉकी लैंडस्केप, एंड ऐसा लग रहा था बिल्कुल हम लोग कहीं और ही आ गए हैं। Okay, जो पहले एक हरा भरा माहौल था, एक रोड थी, आबादी थी, वो सब पीछे छूट गई थी। यहाँ पे एक इंसान, एक जानवर देखने को नहीं था। और वहाँ पे जो हमारे साथ जो ट्राइबल थे, श्रीधर जी, उन्होंने पहाड़ियों के बीच में से एक पगडंडी पकड़ी, हाँ। जो शायद एक गोट के लिए बेहतर सूटेड थी देन ह्यूमन बीइंग्स। और वहाँ से चलते चलते हम एक छज्जे पे आए, और उस छज्जे का नाम आई थिंक है लिखी छाज। Okay, शायद ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उस छज्जे के नीचे कुछ लिखा हुआ है, हाँ, एटलीस्ट ड्राइंग की हुई है। हाँ, और यही थी हमारी पहली रॉक शेल्टर साइट जी, पहाड़गढ़ की, जो पहाड़गढ़ से एक्चुअली 17-18 किलोमीटर दूर पड़ती है। okay, okay. आप ठीक बोल रहे हैं। ये जो रॉक शेल्टर साइट्स हैं, इनको जैसे हम रायसेन में राम छज्जा करके एक साइट है, तो राम छज्जा, ये छज्जा कहा जाता था। और हमने कई जगह हमने ये भी देखा है कि इसको शुरू में, मैं 25 साल पुरानी बातें कर रही हूँ, इनको ना चुड़ैल दांत भी बोलते थे किसी समय तो रॉक शेल्टर साइट बिकॉज प्रॉबेबली लुक्ड लाइक ओपन माउथ और समथिंग, और फियर भी वो रहता होगा, इसलिए लोग किसी समय जाते भी नहीं थे इन जगहों में। तो यूजुअली रॉक शेल्टर साइट्स के पास में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी दिखाई देते हैं, कुछ मूर्तियाँ दिखती हैं कुछ। अब आप जब ये रॉक शेल्टर साइट पहुँचे, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट द लैंडस्केप टू बिगिन विद, उसका लोकेशन, प्लस व्हाट इज़ द फर्स्ट इमेज दैट यू सॉ? The landscape was rocky, difficult, and it was surreal to see in terms of the contrast that existed just 2 kilometers earlier and this. It was a dry, absolutely bone dry river system, जी हाँ, जी full of rocks. हाँ. And when you looked at the walls of the chajja itself, it was almost 100-foot long chajja. Ooh. Almost all parts of it were painted, and this was just one of several hundred sites that is perhaps existing in that river ecosystem. जी हाँ, शायद यहाँ पे बात करनी चाहिए हमें चंबल रिवर की, हाँ ज़रूर, जिसका हिस्सा असन रिवर है। जी हाँ, तो चंबल ओरिजिनेट करता है मांडव के आसपास एक वाटरफॉल से, एंड हाँ 1024 किलोमीटर के पूरे दायरे से फ्लो करते करते थ्रू मध्य प्रदेश, थ्रू राजस्थान, बैक इन मध्य प्रदेश, it goes and connects with the Yamuna, which further goes and connects with the Gangetic ecosystem. जी हाँ, And कई parts हैं इसके where the Chambal goes through deep gorges, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ प्री हिस्टोरिक टाइम्स में चंबल में अंदर वाटर का फ्लो और पावर इतना रहा होगा कि वो गॉर्ज बन गया। जी हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे आपने कहा, बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स इसके बैंक्स में हैं, जी हाँ, स्पेशली राजस्थान में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जी देर आर टेम्पल साइट्स लाइक बिजोलिया, मिनाल, all of which are very close to the Chambal. हाँ हाँ हाँ, And so there is continuous building of a river-based ecosystem along this. जी हाँ, जी हाँ, It और was- हम हजारों साल पहले जाएं हाँ to the Mesolithic period. जी There we find a man in his most basic form. He's struggling to make a living in the sense that he is a hunter-gatherer. He has perhaps not even discovered agriculture as yet. He has perhaps not discovered the power and joy of living in a community or settling down. जी हाँ. He's moving from place to place. And वही evolution शायद लिखी छाछ की दीवारों पे दिखता है. दिखाई देता है. You find people hunting. So are they hunting in a group or you find individual hunting? तो कैसे डिपिक्ट किया गया है? They are both. इंडिविजुअल्स को दिखाया गया है hunting और Both. So there are scenes of individuals hunting. There are scenes of individuals hunting animals. There are various kinds of animals. There are deer of different types. There are elephants which are being shown. Then there are scenes of people hunting in a group. And are they hunting elephants or elephants are shown in isolation? They are shown in proximity to elephants. At least there is one particular scene where a man is seen riding an elephant. Riding an elephant, okay. So perhaps there is a continuum of human progress shown here. Yeah. So there is the most basic squiggles which are drawn on the wall. जी, It is man expressing himself. yeah. And we have to respect their ancestor who first decided to pick up that piece of twig, maybe found a bit of red ochre, dipped it in animal fat, जी हाँ,
And then he began squiggling on those walls as his first form of human expression, Yeah, which we continue today. yeah, And उसके बाद वो एनिमल्स को हंट करता है. He's hunting and gathering material to feed maybe a larger community. Therefore, he's perhaps building a larger community. True. And then you find the course of events. There is one spectacular painting which shows man on an elephant, remarkable. which shows that he has perhaps understood the art of taming an animal. Because we find a whole lot of paintings with a man on a horse, but man on an elephant is a rather it's not so common as far as I know. Or पूरा across the world the rock paintings show man hunting. And Mesolithic times में तो we have these microliths ना, they had already kind of made these microliths and which they tie to a pole for hunting. ऐसा आपके जो आपकी photographs जो आपने मुझे दिखाई उसमें भी दिखाई देता है कई जगह. And in some of them I also, at least in one of them I also see bow and arrow and all that. तो probably ये Mesolithic से Chalcolithic तक भी ये साइड जाती रही होगी, you know. I think it may have extended. But there are a lot of animals in that. Yes, there are. There are also paintings which are made on pre-existing paintings. Pre-existing, So there is yeah. perhaps a continuum here. Yeah. There is one scene which is another spectacular painting, which is of a man with what looks like a bullock cart. Yeah, So bullock at cart, some yeah. point of time, he has discovered the wheel, he has domesticated the animals, and he's got a bullock cart. So that's a massive jump for the human brain. From being a pure hunter-gatherer to actually becoming an agriculturist. And then to have a tool. And then to have a tool to Yeah, pull you know, something else. So he has a learned to transport domesticate system, animals to huh? transport something which he physically Quite cannot lift and move. So these, how important you think are these rock shelters and the story that they narrate? कल को ये rock shelters नहीं होंगे तो फिर what is it that human being would lose? I think they're the living embodiment of human evolution in early man's or prehistoric man's own interpretation, which we can only deduce from archaeological evidences. True, true. But these are effectively his way of communicating to us, which is unique. Yeah, तब तक लेटर्स हैं नहीं, हम लिखना नहीं जानते हैं. देर आर नो सोर्स मटेरियल, है ना. आप यदि प्री हिस्टोरिक आदमी को जानना चाहें कि वो कैसे रहते थे, कैसे जाते थे, तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पिक्चर, अ फोटोग्राफ. सो and maybe they should be treated as a written evidence of how man was progressing, as you mentioned. Yes. These are perhaps almost like, in the sense, living time machines. Where you go into a time portal and you get a little glimpse into how your ancestors lived, maybe 4,000 years. What a nice way of saying it. और ये continuous है. Chambal Valley, Chambal is a very formidable river. It's a huge river. And of course बांध बन गए हैं तो उससे थोड़ा सा टेम हुआ है, but it's a huge it's very formidable. आपका fording that Chambal must have been one of the biggest challenges of people, for the people of that time. All along हमको rock shelters में tools भी मिलते हैं, you know, like in that area you also get Neolithic tools, if I'm not mistaken. So so how do you see, there are layers, कई layers हैं, और जो faded layer है वो they come later. आगे वाले फेड हो जाते हैं, पीछे वाले जो है ब्राइटली निकल के आते हैं. सो दे वर अर्लियर. एंड वाइट इसमें व्हाट अबाउट द कलर्स? लेट्स हियर समथिंग अबाउट द कलर्स. Mostly red is prominent, and that has perhaps survived the longest. Yeah. Because yellow and white have almost faded into the walls. Yellowish paintings हैं. है वहाँ पे येलो कुछ पेंटिंग्स हैं हैं. which have survived, but not many, very very few, and they are fading rapidly into the walls because उस wall का natural color ही एक yellow का shade है. Yellow shade. So yellow and white fade the fastest. Red survives the longest. Yeah, yeah. लेकिन red भी कहीं कहीं है जहाँ you can make out only streaks on the wall कि यहाँ कुछ बना हुआ था, but वो fade हो गया है. एक और चीज़ वहाँ पे हुई थी, जैसे आपने कुछ देर पहले mention किया, जब वहाँ डेकॉइट्स का प्रचलन था, हाँ. तब डेकॉइट्स ने बार बार शेल्टर लिया था इस छज्जे के नीचे. जी. Yeah. उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ के जो गांव वाले थे,
वो वहाँ पे आके एक्स लव्स वाई नहीं लिखते थे। हाँ और एक थोड़ा सुपरस्टिशन भी था, इसलिए लोग आते नहीं थे। लेकिन वहाँ बिकॉज ये लोग रहते थे, समटाइम्स वो कुछ जलाते थे, वो थोड़ा सा सूट लग गया है, जी हाँ सो वो डैमेज हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। जी हाँ जी हाँ दूसरी बात ये है, इनफैक्ट इस साइट की डिस्कवरी का क्रेडिट मेरे लिए नहीं है, बट एक और सज्जन थे, प्रोफेसर द्वारिकेश, प्रोफेसर DPS द्वारिकेश, जो 78 और 79 के समय में वो एक प्रोफेसर थे ऑफ लिंग्विस्टिक्स एट द वेस्ट मिशिगन यूनिवर्सिटी, जो एक सैबैटिकल पे यहाँ पे आए थे इंडिया में। शायद वो मूलभूत आगरा के थे, और उनके एक मित्र थे मिस्टर शर्मा, जो शायद पहाड़गढ़ के ही थे। तो दोनों मित्रों ने 78-79 के वक्त पहाड़गढ़ आए, और उन्होंने जो मैंने सफ़र एक हाई रोड क्लियरेंस वाली, हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली व्हीकल में किया, उन्होंने कैमल बैक पे किया था उस जमाने में। सो हैट्स ऑफ टू देम फॉर देयर फॉर्टिट्यूड एंड देयर परसिस्टेंस। एंड द्वारिकेश जी apparently photographed some 600 sites along the Asan River, which is phenomenal. I've seen barely a handful. And using equipment of that era, using the analog cameras that then existed. जी So उसे तब स्टडी करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल थे विद नो गवर्नमेंट एफिलिएशन, एंड उनकी जो स्टडी थी वो शायद ऑलमोस्ट डिसरिगार्ड कर दी गई है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। ओके द्वारिकेश जी और उनके फ्रेंड डॉक्टर शर्मा आज हमारे साथ नहीं है, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू पे क्रेडिट टू देयर एफर्ट्स बैक देन। श्योर। तो क्या था कि ये जो रॉक शेल्टर में रॉक पेंटिंग्स है, उसके बारे में जब लोगों ने सबसे पहले देखना शुरू करा, विच वॉज इन द 19th सेंचुरी, तो कई किस्म की भ्रांति पैदा हुई। वन दे स्टार्टेड विथ बाय सेइंग कि नहीं, ये तो गांव वालों ने आके कर दिया है। बच्चों से पूछते थे तो वो कहते थे कि नहीं, हमारे बच्चे के स्कूल की छुट्टी होती है तो वो जाके वहाँ पे स्क्रिबल करे आते हैं। So for a very long time, people did not take it as seriously. For nearly a century, people were not taking it. The whole academics around rock shelter developed very slowly. और दुनिया में उस समय फ्रांस में और स्पेन में भी यहाँ पे रॉक शेल्टर्स डिस्कवर हो रहे थे, तो वहाँ से कंपैरिजन करते थे। और वो क्योंकि वेस्टर्न अंग्रेज़ कर रहा था, इसको देख रहा था और उसके बारे में लिख रहा था, पेपर्स भी कुछ पब्लिश हुए हैं, शायद 1881 में पब्लिश हुए हैं वगैरह वगैरह, तो वो बिलीव ही नहीं करते थे कि ये इंडिया में जो है वो इतना पुराना होगा। 700 साल इज़ द मैक्सिमम दे थॉट कि इससे ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता है। इट इज़ ओनली व्हेन it's only recently that when indigenous scholars started looking at it and started kind of working on it, जैसे वाकंगर जी का बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है भीमबेटका जब डिस्कवर कर रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, that they became much more serious about this subject and started giving recognition which it deserved much early. और हमारे यहाँ बहुत extensive है, one of the most extensive painted rock shelters in the world. जैसे आपने कहा 60 किलोमीटर्स लॉन्ग। हम आपको वापस पहाड़गढ़ ले चलेंगे और आप हमको उसके बारे में जितना बताना चाहें वो रॉक शेल्टर्स के बारे में। फिर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने आपको सूंघा क्यों था, वो परफ्यूम क्यों चेक कर रहे थे। सो वो रॉक शेल्टर्स के आसपास कुछ मधुमक्खी के छत्ते थे। ओके। मधुमक्खी के अगर आकर्षित हो जाए आपकी तरफ तो भागने के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं, और वहाँ पे भागने का तो कोई मार्ग भी नहीं था। सो इसलिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल थे, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। बट वहाँ पहुँचना और इन तरीकों से पहुँचना एक एडवेंचर था, विच आई वुड लव टू रिपीट। दूसरी बात की जाए, पहाड़गढ़ एक बहुत बड़े रॉक शेल्टर्स के इकोसिस्टम का हिस्सा है, एंड आई थिंक इट इज़ डिलाइटफुल टू हियर दैट इन 2024 the rock shelters of the Chambal ecosystem have made it to the tentative list of UNESCO for World Heritage status someday. How brilliant. And it is divided into 9 clusters. So 9 clusters is across Madhya Pradesh and Rajasthan. So for example, there is a cluster in Morena, there is another cluster around Gwalior, there is another cluster which is in Bundi in Rajasthan, and so on across the entire Chambal system. Now, as Erwin Neumayer also had said,
रॉक आर्ट इज बेस्ट प्रिजर्व्ड व्हेन नो वन नोज अबाउट इट. जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थी कि कहीं कहीं फॉर एग्जांपल बूंदी और स्पेशली बिजोलिया के पास जी जो रॉक शेल्टर्स डिस्कवर हुए थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं काफ़ी हद तक, बिकॉज वहाँ के लोग पहुँच गए वहाँ पे. सम ऑफ देम बिगैन टू स्क्रिबल ऑन द साइट्स. अगर स्क्रिबल नहीं करते तो दूसरा एक्सट्रीम ये है कि दे स्टार्ट ट्राइंग टू स्प्रे वाटर टू क्लीन द साइट, विच इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग फॉर अ रॉक शेल्टर विच इज जस्ट अबाउट सर्वाइव्ड several thousand years. जी जी, मिलेनियम, सेवरल मिलेनियम्स एक्चुअली. And to spray water on that with a hose pipe, जी हाँ, with obviously some kind of pressure falling on the जी paint हाँ, itself, and it just wears off, or the rock can chip off. जी हाँ. तो ये रॉक शेल्टर्स में जो पेंटिंग है ये 25,000 साल पुरानी तक तो लोगों को हिंदुस्तान में दिखती है. कुछ उससे पहले की भी हैं, 40,000 ईयर्स तक की हैं. और भीमबेटका में है, ग्रीन है, येलो हैं, और जिस तरीके से स्टिक फिगर्स वो पेलियोलिथिक टाइम के फिगर्स भी मिलते हैं. लेकिन मेसोलिथिक टाइम जो कि 8,000 साल, 4 से 8,000 साल के बीच में, इसमें बहुत प्रिसाइज डेटिंग करना बहुत मुश्किल है. इन स्पाइट ऑफ कार्बन डेटिंग और ये सब बहुत काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन हिंदुस्तान में फिर भी डेटिंग करना रॉक पेंटेड रॉक शेल्टर्स को काफ़ी मुश्किल है. तो बहुत सारा जो उसका डेटिंग करते हैं वो स्टाइलिस्टिक ग्राउंड पे करते हैं. जो स्टाइल्स दिखाई देते हैं उसके हिसाब से वो करते हैं. और मेरा ऐसा ख्याल है कि ये आपका जो पहाड़गढ़ है ये भी एक मेसोलिथिक टाइम का, ज़्यादातर, डजंट मीन कि उसमें पेलियोलिथिक नहीं मिलेगा या चालकोलिथिक नहीं मिलेगा. बहुत सारे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बट कुड बी अ लिटिल लेटर. और हिस्टोरिक टाइम तक का भी मिल जाता है. कुछ बुद्धिस्ट हमको वो दिखाई दे जाते हैं, जैसे सांची के बिल्कुल लगा हुआ एक नागोरी हिल है, उसमें तो स्टेंसिल्ड दिखाई देता है बुद्धिस्ट एक वो है. इट्स जस्ट ए सीन, वी डोंट नो व्हाट द सीन इज़, बट वो हिस्टोरिक टाइम का है. सो अब आप सोचिए कि 30-40 हज़ार साल का पूरा स्टडी है ये, 30-40 साल. और लोग जो हैं उसको लगातार लेयर बाय लेयर समझने की कोशिश कर सकते हैं. इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि एक के ऊपर एक बनाया गया है और एक हाईली इंटरप्रेटिव है, जैसा आप बता रहे थे. तो आप उसके बारे में बताएं कि उसको आप डिसाइफर, ये वेरियस लेयर्स जो दिखाई दी आपको, उसको आप सीन बाय सीन ऑब्जर्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते? कोशिश कर सकते हैं जी. कुछ बेसिक ग्राफ्स बने हुए, ऑलमोस्ट इट लुक लाइक ग्राफ्स, जिसको द्वारिकेश जी ने आइडियोग्राम्स बताया है. अच्छा. परहैप्स एज द अर्लीस्ट वे ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, जी कि एक डिज़ाइन, एक थॉट को वो शेप एंड फॉर्म दिया जाए. जी हाँ, जी हाँ, फिर उसे एक डेफिनेटिव शेप ऑफ फॉर्म, एक सर्कल के अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं. जी हाँ, क्या ये एक डायग्राम है, क्या ये एक सिंपल डिज़ाइन है, जी, क्या ये जी। कमरे बनाए हुए हैं, जी हाँ, या किसी क्रीचर को बनाने की एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है. जी जी वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो दिखाता है अपने आप को और अपने सगे संबंधियों को, जो हंट करने जा रहे हैं, एक ग्रुप में जी हाँ, हंट कर रहे हैं, जी और अपने जो भी हंट से उन्हें मिलता है वो अपने पीठ पे उठा के कहीं जा रहे हैं, शायद वापस अपने रहने की जगह पे जा रहे हों. जी, सो वहाँ जी। से एक ऑलरेडी प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दिखता है. जी. और लार्जली जो एनिमल्स हैं, बुल, बहुत सारी गाय और हिरण और ये सब दिखाते हैं, वो काफ़ी एक्सरे में भी दिखाते हैं. हाँ, उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ किए हुए उस हैं. पर लाइंस ड्रॉ, यू नो, आई मीन दी एक्सरे फिगर्स ऑफ एनिमल्स. और बहुत ही एनिमल सेंट्रिक है. द एनिमल्स आर शोन मच लार्जर देन ह्यूमन बींग्स. जैसे भीमबेटका में एक वो है वाइल्ड बोर का एक फिगर है विच इज सो मच बिगर देन दी पीपल विच आर शोन अराउंड. या तो शायद जानवर बड़े होते होंगे उस समय, या आप सही बोल रहे हैं. प्रोपोर्शंस बहुत अजीब से हैं. जैसे एक फिगर जो दिखाया हाथी के ऊपर, वो ह्यूमन फिगर हाथी से शायद थोड़ा सा बड़ा है. हाँ, सो ऑब्वियसली प्रोपोर्शंस हिल गए हैं. लेकिन इसकी अगर तुलना की जाए, जो हमें रेड इंडियंस की लाइफ दिखती है फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, जी उनके लिए जो the animals of the American plains were critical to their existence. हाँ 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 So अगर वो लोग उसे दर्शाएं हाँ तो हमें शायद दिखता है कि यहाँ पे
एनिमल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि एनिमल से आपको खाना भी नहीं मिल रहा है, आपको जो पहन रहे हो जी, वो भी वो शायद भी है। एनिमल बाग से मिल रहा है। और आपका सर्वाइवल डिपेंड करता था ऑन व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स अराउंड, हाउ मच यू नो देम। और शायद ड्रॉ करने से एक पावर ओवर देम भी शायद होता होगा शायद। कि हम उनको ड्रॉ करें तो वहाँ से अगर हम आगे बढ़ें टू गॉन्ड पेंटिंग्स विच ऑलवेज शो फॉरेस्ट लाइफ एंड एनिमल्स, Brilliant. perhaps there is a natural evolution that we are looking at. जी हाँ बिल्कुल। Because here are people who live in harmony with the forest. I think there's a huge lesson for us urban dwellers as well in this. जी हाँ, जी हाँ, Live in बिल्कुल। harmony with the forest. You don't destroy forests just because you want a little bit more land, a little bit larger house, a little more furniture. जी हाँ, not only that but sometimes people who have large houses, some people who have large land, they want more and more. So it is to do with obsessiveness. आपके mind में I think it is the greed and money which completely has a tendency Possibly. to obsess you. तो वो they don't know where to stop. Then they want the entire forest. Then they want. It's like people who go looking for that second home in the hills. I mean, if everybody decides to build a second home in the hills, there'll be no hills left. There'll be no hills left. और गिर रही हैं हिल्स जो हैं, कितना लैंडस्लाइड हो रहा है आजकल। तो टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, रॉक शेल्टर्स आर ए ग्रेट लेसन इन दैट। आई थिंक वो कैसे पहुंचा है, पर आप लोगों को फिर भी ले जाना आप क्या, व्हाट इज़ योर व्यू, वेदर यू वुड लाइक पीपल टू गो एंड सी इट और यू वुड लाइक इट टू बी इंटरप्रेटेड बिफोर पीपल गो एंड सी इट, या व्हाट इज़ द फॉर्म दैट यू सी where this knowledge reaches the people, they experience it, and yet it is conserved for a long time. So how do you propose one should deal with the largeness of the whole thing, plus the lessons that it teaches, the beauty of, हम मेरे ख्याल से आप ये चाहेंगे कि ये ब्यूटी लोगों तक पहुँचे, लोग उसको देखें, उसको समझें, पर ये कॉन्ट्रडिक्टरी डाइकॉटमी है कि हम लोगों को ले जाएं या नहीं ले जाएं, दिखाएं या नहीं दिखाएं। सो हाउ डू यू प्रपोज टू डील विद ये ट्विन एज स्वॉर्ड है, बिकॉज़ अगर लोग देखेंगे नहीं तो साइट कब जर्जर होकर खराब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि लोकल से तो पता है। हाँ। आप दिल्ली से या बम्बई से या बैंगलोर से जाएं या ना जाएं, जी, पहाड़गढ़ और उसके आसपास के गांव के लोकल से तो पता है और वहाँ ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो प्रिवेंट करता है एक्स लव्स वाई स्क्रिबल करने के लिए। और उससे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों का बाहर से जाना ज़रूरी है, बिकॉज एटलीस्ट एक इकोनॉमिक स्टेक उस साइट की सर्वाइवल्स के लिए लोकल्स को मिलेगा। जी हाँ जो एज ऑफ नाउ नहीं है। जी हाँ। और हमारे यहाँ के रॉक शेल्टर्स का ये है कि वो एक्सपोज्ड हैं, अनलाइक अल्टमीरा एंड ये जो है वेस्टर्न साइट्स हैं जो दे आर लिटिल डीपर इनटू द रॉक शेल्टर्स, तो उसमें कंट्रोल करते हैं, देन दे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गोइंग इनसाइड, और उसको बाहर मेजर इंटरप्रिटेशन सेंटर वगैरह बनाया है उन्होंने। मेरे ख्याल से हम I think you would also recommend कि we need to have a lot of interpretation done before, rules done before. At the gate of Bhimbedka itself, one should kind of start explaining to people what it means and how one can prevent damage. Yes, we would need to this interpret. We would need to also find some way of preventing people from touching the site. अभी उन्होंने रेलिंग वगैरह तो लगाई है, लाइक भीमबेटका दे हैव पुट अ रेलिंग एंड दे हैव मेड, पानी नहीं गिरे इसलिए उन्होंने वो लेच भी बनाया है ऊपर, बट इतना सारा है उस सब जगह तो नहीं कर पाएंगे। संभव है ऑलमोस्ट करना, बिकॉज अगर पहाड़गढ़ में हम अनुमान लगाएं कि 100 से ऊपर साइट्स हैं, जी हाँ, तो 100 से ऊपर साइट्स में रेलिंग लगाना एंड उम्मीद करना कि वो रेलिंग वहीं बची रहे जी, एंड उससे प्रिवेंशन हो, जी, इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो and we have only scratched the tip of the iceberg as far as rock art is concerned, because मध्य प्रदेश राजस्थान का चैम्बल इकोसिस्टम तो एक जगह है। हाँ, ये रॉक आर्ट स्ट्रेच करती है फॉर एग्जांपल रेवा में। हाँ, रेवा ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जी, स्ट्रेचिंग इनटू उत्तर प्रदेश, सोनभद्रा, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, into Kaimur of Bihar is a big rock art belt which is barely discovered. जी हाँ, वहाँ क्या हो रहा है, कितनी साइट्स हैं, कितनी साइट्स एक्सेसिबल हैं, कितनी डैमेज होंगी, हमें पता भी नहीं है। सो एक अटेम्प्ट है यहाँ पर
एकलव्य नाम की एक संस्था है जो बच्चों के एजुकेशन पे काम करती है। उन्होंने कुछ फॉर चिल्ड्रन रॉक शेल्टर को कैसे देखना उसके ऊपर उन्होंने कुछ किताबें निकाली हैं। अंग्रेज़ी में निकाली हैं, हिंदी में निकाली हैं और दूसरे लैंग्वेजेस में भी निकालते हैं वो। मेरे ख्याल से स्कॉलरली किताबें प्रोड्यूस करना एक अलग बात है, पर इंटरप्रेटिव बुक्स भी निकालने की बहुत ज़रूरत है ताकि लोग जो हैं साधारण व्यक्ति भी उसको समझ सके, देख सके और कैसा अपना बिहेवियर क्या रखें ताकि उसको डैमेज नहीं हो, इसको समझा सकें। आप शायद हेरिटेज वॉक्स वगैरह में भी आपको काफ़ी रुचि है, आप करते हैं और रेकमेंड भी करते हैं, तो आई एम श्योर you must be incorporating all these aspects into your Yes, I think it's important to interpret for children who are the future custodians of this. So taking them on heritage journeys and walks to help them understand what the site means, what it symbolizes is important, because uske bina future generations will not have a stake. तो इसमें मैं आपके ट्रैवलॉग का कंट्रीब्यूशन को बहुत अहमियत देती हूँ. आई थिंक इट्स अ मेजर थिंग टू डू. And I have whatever I have read, I have read a whole lot of your travel जो आपने publish किया है, articles and all that. But I hope you graduate to writing about a book on rock shelter sites. आप पहाड़ ग्वालियर के पास आप मितावली वगैरह भी गए हैं. These are also very difficult sites to reach. So we will talk about that in our next in our next वार्तालाप. आपके साथ हम आशा करते हैं हम आगे भी बातचीत करेंगे, because you have a whole lot of material with you which you would like to share, I hope. with आपने publish भी किया है बहुत सारा. तो हम I'm very grateful that you came and you shared your experience. If there is anything else you think you would like to say now before we go on to your next experience in future, I'll be very... I think it's hunting for rock art is a great adventure and people should love it as long as they don't harm the rock art in question. So, and there is a lot of exploring that helps you understand the person within you when you go on such journeys. Exactly. It's not about conservation, it's about you. एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, है ना. आपका अपने पे कितना भरोसा है, देश पे अल्टीमेटली लोगों से मिलकर ही देश बनता है. और आप जितना प्राउड फील करेंगे उतना नेशन प्राउड होता है. हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं. आप यहाँ आए, यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद अस एंड योर लव फॉर एंड पैशन फॉर द रॉक शेल्टर. इट इज़ वेरी टचिंग. हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, जो हमारे यहाँ आते हैं उनको हम एक वी गिव देम अ लिटिल गिफ्ट एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. एंड थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत बहुत शुक्रिया.